हेलो एवरीवन, वेलकम टू व्यास आईएएस। सो दिस इज़ योर डे 58 वीडियो, जिसमें हम लोगों ने टारगेट लिया था चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन कंप्लीट करने के लिए। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर में काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर था और जिसको आपने ऑलरेडी अपने अपने हम कह सकते हैं चैप्टर आपका जो क्लास 6th था, 7th था और इवन 8th था, उसमें हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो काफ़ी चीज़ें आपको नोन लग रही होगी। ठीक है, स्टिल हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें नहीं थी। ठीक है, first point, as the supreme law of the country, the constitution determines the rights of citizens, the power of the government and how the government should function। कि आपको पता है कि कहीं ना कहीं जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक कंट्री का, हम सुप्रीम लॉ उसको बोलते हैं, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, आपने पढ़ा भी होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये डिटरमाइन करता है कि सिटीजन्स की क्या राइट है, सिटीजन्स की क्या राइट है, क्या गवर्नमेंट की पावर है और किस तरीके से गवर्नमेंट को फंक्शन करना है। ठीक है, अपार्थाइड आपको पता है क्या होता है? इट वॉज द नेम ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन विच इज़ यूनिक टू साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में आपको पता होगा कि काफ़ी ज़्यादा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, जिसके लिए नेल्सन मंडेला ने काफ़ी स्ट्रगल किया और इंडिया साउथ अफ्रीका को इंडिपेंडेंस डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने की। इवन अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ही लाइक इट वाज दी एक कांग्रेस की एक आप कह सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन था, एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रगल उन्होंने लड़ा था। इस ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव ये था स्ट्रगल वगैरह लड़ना, जो भी सेग्रीगेशन की पॉलिसीज थी। सेग्रीगेशन का सिंपल मतलब हो गया कि सेपरेशन। ठीक है, तो जिस तरीके से सेग्रीगेशन था कंट्री में, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रेस वगैरह, तो उसके ऊपर ये लड़ाई कि भाई ये चीज़ें ख़त्म करनी है, उसके ऊपर ये स्ट्रगल था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आता है? साउथ अफ्रीका बिकेम डेमोक्रेटिक ऑन 26 अप्रैल 1994 को फिर फाइनली साउथ अफ्रीका डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई थी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज़ अ सेट ऑफ रिटर्न रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल द पीपल लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री। देखिए, किसी भी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटर्न में लिखा होना ज़रूरी है। आपने पढ़ा भी होगा, क्यों? क्योंकि ओरली चीज़ नहीं बताई जा सकती, जिसके लिए प्रूफ नहीं है। तो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन जो है किसी भी कंट्री का रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए, होता है, विच इज़ एक्सेप्टेड बाय ऑल द पीपल विच इज़ लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री। ठीक है, कि इस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए जो कंट्री के जितने भी सिटीजन्स हैं हर कोई एक्सेप्ट करे और हर कोई सेटिस्फाइड हो कि हाँ यार, ठीक है। जैसे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, सो कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम लॉ है दैट डिटरमाइन द रिलेशनशिप अमंग पीपल लिविंग इन अ टेरिटरी कॉल्ड सिटीजन्स एंड ऑल्सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट। अ कॉन्स्टिट्यूशन डज मैनी थिंग्स। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारी चीज़ें करता है, जैसे कि पहली चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन ये जनरेट करने की कोशिश करता है कि लोगों के अंदर ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन बढ़े, जो कि बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोग साथ में रह रहे हैं। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के इंश्योर करने की कोशिश करता है कि ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन इंक्रीज हो। ठीक है, so first it generates a degree of trust and coordination that is necessary for different kind of people to live together, and second it specifies how the government will be constituted, who will have the power to take which decisions। ठीक है, तो secondly क्या करता है ये स्पेसिफाई कि कौन सरकार मतलब गवर्नमेंट कैसे कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी, कैसे गवर्नमेंट बनाई जाएगी, किस तरीके के पास किसकी पावर होगी, किसके पास कौन डिसीजंस लेगा, ये सारी चीज़ें होती है। तीसरी चीज़ क्या करता है? पहली चीज़ समझ आ गई होगी ट्रस्ट वाली, दूसरी चीज़ की कैसे गवर्नमेंट फॉर्म करनी है। ठीक है, तीसरी चीज़ है इट लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल्स अस व्हाट द राइट ऑफ द सिटीजन्स आर। मतलब ऐसा भी नहीं कि गवर्नमेंट को सारी पावर देते हैं, लिमिट है उसमें भी, सेपरेशन भी हम देखते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर है, साथ में लिमिट भी लगा रखी है। और चौथी चीज़ इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी, कि किस तरीके से लोगों के अंदर एक एस्पिरेशंस जगाना कि कैसे गुड सोसाइटी बनाई जा सकती है। ठीक है, सो ऑल कंट्रीज दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशंस आर नॉट नेसेसरली डेमोक्रेटिक। जितनी भी कंट्रीज़ अगर मैं कह दूँ उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है तो ज़रूरी नहीं है कि वो कंट्री डेमोक्रेटिक हो। ठीक है, इससे ज़रूरी नहीं है, बट जितनी भी कंट्रीज़ जो डेमोक्रेटिक है, कोई भी कंट्री अगर मैं कह रही हूँ डेमोक्रेटिक है तो उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन होगा ही होगा। ठीक है, अब मुझे आपसे एक एग्जांपल चाहिए कि कोई भी कंट्री जो कॉन्स्टिट्यूशन है बट ज़रूरी नहीं है वो डेमोक्रेटिक ना हो, डेमोक्रेटिक हो। तो ऐसी कौन सी कंट्री जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है बट वो स्टिल डेमोक्रेटिक नहीं है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं देखना चाहूँगी कि आप लोगों को पता ही नहीं पता। इवन अगर नहीं भी पता तो यू कैन राइट सर्च फ्रॉम द गूगल से सर्च करिए, आलस मत करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो मैं पूछ रही हूँ हो सकता है कभी भी कहीं भी आ जाए। तो आप चीज़ें पता होगी ना आपको, तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी। क्वेश्चन इसको गूगल करिए, रुक के वीडियो को रोकिए और कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिस पे कॉन्स्टिट्यूशन है बट डेमोक्रेटिक नहीं है। ठीक है, सम बेसिक वैल्यूज़ वर एक्सेप्टेड बाय ऑल द लीडर्स मच बिफोर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली।
मेट टू डेलिब्रेट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन लाइक द इंक्लूजन ऑफ यूनिवर्सल। देखिए बहुत सारे बेसिक रूल्स, बेसिक वैल्यूज़ हर किसी लीडर्स ने एक्सेप्ट करी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनाई गई थी ना, जिसमें सारे लोग थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन मिलकर बनाया, उन लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होना, जैसे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, इसका मतलब आपको पता है राइट टू फ्रीडम, इक्वालिटी, प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द माइनॉरिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स अडॉप्ट करी है, मतलब बहुत सारे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से चीज़ें ली है, एंड इवन प्रोसीजर्स फ्रॉम कॉलोनियल लॉज से, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ा हुआ है। द ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डन बाय द असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, जो इस डॉक्यूमेंट की, जो एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक डॉक्यूमेंट है, इसकी जो ड्राफ्टिंग की गई उसको कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया। और किसने किया था ये? सारे लोगों ने मिलके, जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे उन लोगों ने मिलके, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी बोल देते हैं। इलेक्शंस हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, जो कि जुलाई 1946 में हुए थे, और सबसे पहली मीटिंग दिसंबर 1946 में हुई थी। इतना याद करने की नीड नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज डिवाइडेड इंटू देखो फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिवाइड कर दी गई थी, इंडिया के लिए अलग और पाकिस्तान के अलग, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया पार्टीशन हुआ था इंडिया का। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इंडिया के अंदर जो थे वो 299 मेंबर्स थे, और असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन आया वो 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिया था, बट लागू कब से हुआ था? 26 जनवरी 1950 से, जिसको हम रिपब्लिक डे के नाम पे बनाया जाता है। द रीज़न टू एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय दिस असेंबली मोर देन 6 डेकेड एगो इज, कि आज भी इसको एक्सेप्ट करने के क्या रीज़न है कि आज भी हम इसी कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं 60 साल होने के बाद भी, 60 से 70 साल। रीज़न ये है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था अपनी मर्ज़ी से नहीं, बल्कि सब लोगों के कंसर्न के बेसिस पे बना था, कंसेंसस था लोगों का। इट डज़ नॉट रिफ्लेक्ट द व्यूज़ ऑफ इट्स मेंबर अलोन, बल्कि इट एक्सप्रेसेस अ ब्रॉड कंसेंसस ऑफ इट्स टाइम। कोई भी लार्ज सोशल ग्रुप और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हैव नेवर क्वेश्चन, कभी भी किसी ने बोला नहीं यार कॉन्स्टिट्यूशन ख़राब है चेंज करो, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है लिविंग डॉक्यूमेंट है, जिसमें अमेंडमेंट्स करे जाते हैं, तो सबसे अच्छी चीज़ ये है। दिस इज़ एन अनयूजुअल अचीवमेंट फॉर एनी कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा रीज़न क्यों हम आज भी कर रहे हैं? क्योंकि वो पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहला रीज़न हमने देखा कि सबके कंसेंसस से बना है, दूसरा रीज़न लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो पहले क्या होता था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं होता था, बट जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आई तो उन्होंने सोचा कि किस तरीके से किया जाए। सो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कुड नॉट हैव बीन चूजन डायरेक्टली बाय ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। पर ये ज़रूर है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो लोगों ने मिलकर चूज़ नहीं की थी कि कौन लोग बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, बट मेनली जो इलेक्ट किए गए थे वो किसने इलेक्ट किया था? जो भी हमारे एग्जिस्टिंग उस टाइम पे जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर थे उन्होंने मतलब चूज़ किए थे वो लोग। बट कहीं ना कहीं इससे फेयर जोग्राफिकली शेयर हुए थे सारे मेंबर्स, मतलब कि ऐसा था कि हर कंट्री से, हर रीजन से कोई ना कोई लोग थे, मिल मिला के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी और कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो यानी कि सारे एस्पेक्ट्स का ध्यान दिया गया था। असेंबली वॉज डोमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। असेंबली को कौन डोमिनेट करता था? इंडियन नेशनल कांग्रेस डोमिनेट करती है। उस टाइम पे आपको पता है INC बहुत चलता था, द पार्टी दैट लेड द इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, इन सोशल टर्म्स टू द असेंबली रिप्रेजेंटेटेड मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस, ग्रुप्स, कास्ट, क्लासेस, रिलीजन्स एंड ऑक्यूपेशंस। ठीक है, मतलब कि असेंबली में ऐसा नहीं था सिर्फ एक ही बैकग्राउंड के लोग, बल्कि सारे तरीके के लोग थे। ऑक्यूपेशन अलग है, ग्रुप, कास्ट, क्लासेस, सब तरीके की। सो फाइनली इस तरीके से कहा जा सकता है दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क गिव्स सैंसिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इट वर्कड इन अ सिस्टमैटिक, ओपन एंड कंसेंशुअल मैनर। ठीक है, बहुत ही तरीके से काम हुआ। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स भी डिस्कस थे। अम्बेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था, क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कस हुआ था, एक एक क्लॉज डिस्कस किए गए थे। 2000 से प्लस ऊपर अमेंडमेंट्स भी हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और 114 दिन के साथ साथ 3 साल और लगे गए थे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। और हर एक डॉक्यूमेंट का हर एक वर्ड रिकॉर्ड किया गया और उसको प्रिजर्व किया गया। मतलब इतना ज़्यादा ध्यान से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। जो सारे लोग, ये सब चीज़ों को ही हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स, जो डिबेट्स में टाइम पे चल रही थी चीज़ें। ठीक है, प्रिंटेड फॉर्म में 12 बल्कि वॉल्यूम्स के फॉर्म में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन निकल के तैयार हुआ था। टू अंडरस्टैंड द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल विल हेल्प। ठीक है, प्रियम्बल हेल्प करेगा। प्रियम्बल हम लोग आप आगे पढ़ेंगे। रिमेंबर महात्मा गांधी वॉज नॉट, हाँ ये कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि महात्मा गांधी जी भी कॉन्स्टिट्यूशन के मेंबर थे, बट कॉन्स्टिट्यूशन के महात्मा गांधी मेंबर नहीं थे, क्योंकि उस टाइम पे वो ऑलरेडी मर चुके थे, जिनको नाथूराम गोडसे ने मारा भी था। और अभी उनकी डेथ एनिवर्सरी भी आई थी 30 जनवरी को। सो द ड्रीम ऑफ एन इंडिया that has eliminated inequality was shared by Dr. Ambedkar। सबको पता है वो played a key role in the making of the constitution, but he had a different understanding of how inequalities could be removed। देखो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो महात्मा गांधी जी थे वो आपको पता है सत्याग्रह के मूवमेंट में चलते थे, नो वायलेंस एंड ऑल। बट जो BR अम्बेडकर थे वो बिल्कुल अपोज करते थे, क्रिटिसाइज़ करते थे गांधी जी को। ठीक है, वो बिल्कुल उनके ओपिनियन से अलग रहते थे, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे स्टार्ट हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन्स विद अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ इट्स बेसिक वैल्यूज विच इज़ कॉल्ड प्रीएम्बल।
कॉन्स्टिट्यूशन एक छोटे से स्टेटमेंट के साथ शुरू होता है जिसको हम प्रियम्बल बोलते हैं। अगर आपने प्रियम्बल कभी देखा भी हो, मैंने बोला भी था आपको, प्रियम्बल आपकी बुक में दे रखा है, आप एक बार देखिएगा ज़रूर। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट मेनली अ स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज़ एंड फिलॉसफी। कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं है सिर्फ लिख के वैल्यूज़ और फिलॉसफी उसमें दे दी, ऐसा नहीं है। इट इज़ ऑल्सो अबाउट कि उन वैल्यूज़ को इम्बोर्ड किया जाए, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स में हर जगह लागू किया जाए। मच ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अबाउट दीज अरेंजमेंट्स। इट नीड्स अमेंडमेंट क्वाइट रेगुलरली एज इट इज़ वेरी लॉन्ग एंड डिटेल डॉक्यूमेंट। दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अमेंडमेंट हो, क्योंकि बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा के लिए, हर साल के लिए वही चीज़ें होगी। अगर अमेंडमेंट की ज़रूरत होती है तो कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें भी चेंज होती हैं। Even the makers of the constitution felt that it has been accordance with people's aspirations and changes in society। ठीक है, कि मेकर्स जब ये लोग बना रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन, तब भी उन लोगों ने सोचा था कि हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस आए, क्योंकि सोसाइटी चेंज होती रहती है। दे डिड नॉट सीज एज अ सेक्रेड और स्टैटिक और अनअल्टरेबल लॉ, सो दे मेड प्रोविजंस टू इनकॉर्पोरेट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। दीज चेंजेस आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। की टाइम टू टाइम चेंजेस हो जाने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ज़रूरी है होना, इसी को ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बोला जाता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन lays down a procedure for choosing persons to govern the country. It defines who will have how much power to take which decisions, ठीक है, and it also put limits to what the government can do by providing some rights to the citizen that cannot be violated। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने एक प्रोसीजर दे रहा है कि किस तरीके से एक इंसान को चूज़ किया जाए कि कंट्री को वो गवर्न करे, कितनी पावर उसके पास होनी चाहिए, सारी चीज़ें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है। एक 2-3 वर्ड टर्म्स थे आपके बुक में। ट्रेजन का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ करना। द ऑफेंस ऑफ अटेम्प्टिंग टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट टू विच द ऑफेंडर ओज एलिगेस, मतलब सिंपल सी भाषा में कि गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ करना। और ट्रस्ट मतलब एक मीटिंग है, एक मीटिंग की जगह जहाँ पे सब लोगों ने मिलके अग्री किया हो, तो वो ट्रस्ट विद डेस्टिनी करके था ना जवाहरलाल नेहरू। अब ये है हमारा इंडियन का प्रियम्बल, इंडिया का प्रियम्बल, जिसके कुछ वर्ड्स अगर आप एक बार अपने बुक के प्रियम्बल प्लीज़ खोल लीजिएगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया वाला। अब इसमें कुछ की वर्ड्स हैं जिसका मतलब हम समझेंगे। पहला पॉइंट है हमारे पास वी द पीपल ऑफ इंडिया। देखो, वी द पीपल ऑफ इंडिया नाम से समझ आ रहा होगा हम देश के नागरिक, समथिंग लाइक दैट, राइट। तो यही है कि सिटीजन्स आर द अल्टीमेट अथॉरिटी, कि हम लोग ही एक अल्टीमेट अथॉरिटी हैं। ये कहाँ से हमने कंसेप्ट बोरो किया है? ये कंसेप्ट बोरो किया गया है यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से, विद सिम्बोलाइज दैट पावर रेस्ट विद द पीपल एंड नॉट द रूलर्स। की पावर्स किसके हाथ में होनी चाहिए? रूलर्स के हाथ में नहीं होनी चाहिए, बल्कि लोगों के हाथ में होनी चाहिए। लोग ही हैं जो देश को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। reinforces democracy by ensuring that no external और internal force dominate citizen। इस तरीके से डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल को ये रीइंफोर्स करता है, बढ़ावा देता है कि कोई भी बाहर से एक्सटर्नल या फिर कोई भी इंटरनल फोर्स सिटीजन्स को डोमिनेट ना करे, ठीक है। पहला कंसेप्ट समझ आ गया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। देन वी हैव सोवरेन। सोवरेन मीन्स क्या होता है कि इंडिया कहीं ना कहीं एक्सटर्नल फैक्टर से, एक्सटर्नल कंट्रोल से फ्री रहे, दैट इंडिया इज़ फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल विच इज़ गेंड आफ्टर ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन। देखिए, जब ब्रिटिशर्स रूल करते थे उस टाइम पे ये आया। ऐसा नहीं है कि हमारे प्रियम्बल में शुरू से था, ये धीरे धीरे हमारे प्रियम्बल में आया, जिसमें ये देखा गया कि ब्रिटिशर्स की वजह से जो इंडिया में कॉलोनियल रूल चल रहा था, ब्रिटिशर्स का जो हमारा इंडिया में कब्जा था, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए कि इंडिया को कोई भी एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं होगा। इंडिया रिजेक्ट्स इंटरफेरेंस फ्रॉम एनी फॉरेन पावर। कोई भी फॉरेन पावर है तो उसका इंटरफेरेंस नहीं हो। एसेंशियल टू मेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस इन ग्लोबल मैटर्स। कोई भी ग्लोबल मैटर भी लेना हो तो इंडिया अपने आप डिसीजन ले, कोई उसको एक्सटर्नली इफेक्ट ना करे। जैसे आपको पता है आज के टाइम पे भी इंडिया कहीं ना कहीं इंटरनेशनल ट्रीटी साइन कर रही है, पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड, तो सब इंडिपेंडेंट कर रही है, किसी के कंट्रोल के हिसाब से नहीं चलेगी, ठीक है। देन वी हैव सोशलिस्ट। सोशलिस्ट में क्या है? सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की बात हो रही है कि सोशली भी और देश में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी, मतलब इक्वालिटी भी लानी चाहिए, ठीक है। समझ आ गई बात? एडेड इन 42 अमेंडमेंट 1976 ड्यूरिंग द एमरजेंसी टू रिफ्लेक्ट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। देखिए, ये 42 अमेंडमेंट जब आया 1976 में, उसमें ऐड हुआ जब एमरजेंसी इंडिया में डिक्लेयर हुई थी टू रिफ्लेक्ट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। एमरजेंसी डिक्लेयर हो गई थी तो उस टाइम पे कि वेल्थ सब में बराबर बटे, ऐसा ना हो कि रिच में ज़्यादा बट रही हो और पुअर में कम बट रही हो। वो चीज़ के लिए ये क्या कंसेप्ट आया था हमारा? सोशलिस्ट। तो ब्रिजेस इकोनॉमिक गैप्स थ्रू वेलफेयर प्रोग्राम्स, जैसे कि मनरेगा जैसी स्कीम्स आपको पता भी है, जिसमें 100 डेज़ का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट देते हैं, हमने पढ़ा भी है। तो इस तरीके की स्कीम्स वगैरह निकाल दी गई। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेक्युलर। देखो, सेक्युलरिज्म क्या है? मैंने आपको पहले भी बताया, रिलीजन को बराबर मानना, सबके रिस्पेक्ट करना, इक्वल ट्रीटमेंट देना। सो इंडियाज़ आपको पता है डाइवर्स रिलीजियस पॉपुलेशन कंट्री है, जो 1976 में भी ऐड हुआ, ये भी प्रोविजन के बाद ऐड हुआ, स्टार्टिंग से नहीं था। इट प्रिवेंट्स रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन एंड इंश्योर्स हार्मनी। जैसे गवर्नमेंट हॉलीडेज़ देता है ना सारे फेस्टिवल्स के लिए, चाहे मुस्लिम्स के फेस्टिवल्स हो, चाहे हिंदू के फेस्टिवल हो, चाहे क्रिश्चियन के फेस्टिवल्स हो, तो हर तरीके से ऑफ देता ही है, ठीक है।
देन हमारे पास एक नेक्स्ट वर्ड आता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक में क्या है कि गवर्नमेंट इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल, की डेमोक्रेसी हो। डेमोक्रेसी होने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट को कौन इलेक्ट कर रहा है, हम लोग इलेक्ट कर रहे हैं, यानी कि वी द पीपल आर इलेक्टिंग द कंट्री गवर्नमेंट। सो इंस्पायर्ड बाय वेस्टर्न डेमोक्रेसी एंड गांधी जीज आइडिया ऑफ स्वराज। किसके कहाँ से आया ये कंसेप्ट, डेमोक्रेटिक वाला कंसेप्ट, जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी का कंसेप्ट है। अलॉन्ग विद दिस गांधी जी के रूल जो था, गांधी जी के जो रूल था स्वराज का, वहाँ से ये कंसेप्ट निकल के आया। समझ आ गई बात। ये देखो, सिटीजन्स पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस थ्रू इलेक्शंस। कैसे करते हैं हम लोग पार्टिसिपेट, कैसे हम लोग इलेक्ट करते हैं अपने लीडर्स, आपको भी पता है, थ्रू इलेक्शंस। ठीक है, जनरल इलेक्शन तो आपको पता है हर 5 साल में होता है, इवन अभी रिसेंटली दिल्ली में हुआ है। देन हमारे पास एक टर्म आता है नेक्स्ट जो हमारे प्रियम्बल में है, वो है रिपब्लिक। ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड होता है, नॉट हेरिडेटरी। यानी कि अगर किसी भी स्टेट का हेड है, ऐसा नहीं है कि जैसे मोनार्की वगैरह में होते हैं हेरिडेटरी वगैरह सिस्टम, हर बार इलेक्ट होगा, कोई नहीं, हेरिडेटरी नहीं है कि इस बार प्राइम मिनिस्टर बन गया तो इस बार कुछ और बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। इलेक्टेड जैसा नहीं, हेरिडेटरी नहीं है, इलेक्ट किया जाता है। डिफ्रेंशिएटेड इंडिया फ्रॉम मोनार्कीज लाइक द यूके। ठीक है, मेरिट बेस्ड लीडरशिप इंश्योर एंड इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज। जैसे कि एग्जांपल दे रखे कि कैसे इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट जो होते हैं ना इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू होते हैं, तो कहीं ना कहीं हेड ऑफ द स्टेट इलेक्ट किया जाता है, हेरिडेटरी नहीं है। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे पास आता है जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, जिसका मतलब क्या है कि सबको मिलनी चाहिए जस्टिस, यानी कि फेयर ट्रीटमेंट फॉर ऑल। ठीक है, रूटेड इन द फ्रीडम स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन। जो ब्रिटिशर्स ने एक्सप्लॉयटेशन की है उसके बाद ये कंसेप्ट आया जस्टिस वाला। प्रोटेक्ट दी वल्नरेबल फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशंस, के एक्सप्लॉयटेशन जो भी हो रही है उन वल्नरेबल्स ग्रुप को बचाया जाए। रिजर्वेशंस वगैरह है, चाहे SC ST कम्युनिटीज़ हो, एग्जाम्पल है। देन वी हैव लिबर्टी। लिबर्टी का नाम से समझ आ रहा होगा कि हर किसी के पास लिबर्टी हो, फ्रीडम हो टू थिंक, एक्सप्रेस एंड बिलीव, विच इज़ इंस्पायर्ड बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन मोटो। तो ये कहाँ से आया ये कंसेप्ट, हमने अपने प्रियम्बल में कहाँ से लिया, फ्रेंच रेवोल्यूशन से आया। ठीक है, लिबर्टी का कंसेप्ट जिसका मोटो था लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, प्रोटेक्ट करना इंडिविजुअल फ्रीडम्स को। एग्जाम्पल राइट टू फ्री स्पीच। देन वी हैव इक्वालिटी, इक्वल राइट्स फॉर ऑल, विच इज़ चैंपियन बाय अम्बेडकर जी लेके आए थे टू अबॉलिश कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो इक्वालिटी का कंसेप्ट वहाँ से आया, सोशल इकोनॉमिक डिवीजन को खत्म करना, जैसे कि एग्जाम्पल है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। देन वी हैव लास्ट फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब यही है कि ब्रदरहुड और यूनिटी लाना, सब में भाईचारा और आपस में यूनिटी लेके आना। ठीक है, देन वी हैव पोस्ट पार्टीशन वायलेंस, हाईलाइट द नीड फॉर नेशनल यूनिटी, इंश्योर्स नेशनल इंटीग्रिटी एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। एग्जाम्पल नेशनल फेस्टिवल्स प्रमोटिंग यूनिटी। ठीक है, ऐसे यूनिटी वगैरह प्रमोट की जाती है थ्रू नेशनल फेस्टिवल्स। तो इस तरीके से फ्रेटर्निटी लाने की कोशिश की। तो हमारे पास कौन कौन से वर्ड्स थे, पहला हमारे पास था वी द पीपल ऑफ इंडिया, दूसरा सोवर्नियन था, तीसरा सेक्युलर सोशलिस्ट है, चौथा सेक्युलर है, पांचवा डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, देन जस्टिस, देन लिबर्टी, देन इक्वालिटी एंड देन फ्रेटर्निटी। मैंने आपकी बुक की डेफिनेशंस भी यहाँ लिख दिया, जिस बिकॉज अपने बुक में आप देखेंगे थोड़ा अलग तरीके से दे रखा है। स्टिल एक बार देख लेते हैं क्या दे रखा है। फर्स्ट है वी द पीपल ऑफ इंडिया। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन ड्रॉन अप एंड इलेक्टेड बाय द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेशन। की कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया गया, कैसे करा गया, लोगों ने बनाया थ्रू रिप्रेजेंटेटिव एंड नॉट हैंडेड डाउन टू देम बाय अ किंग और एनी आउटसाइड पावर। ऐसा नहीं कि किसी बाहर के लोगों को बुला के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने को बोला, बल्कि आपस में ही इंडिया के लोगों ने मिलकर बनाया और देखा कि इंडिया में क्या चीज़ें हैं, उस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट वी हैव सोवर्नियन। सोवर्नियन का मतलब क्या है कि पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजंस, कि लोगों के पास राइट मतलब सुप्रीम राइट होनी चाहिए कि डिसीजंस खुद लें, इंटरनली और एक्सटर्नल मैटर्स हो, चाहे कुछ भी हो, किसी का बाहर का इंटरफेरेंस ना हो। ठीक है, सोशलिस्ट क्या होता है, सोशलिस्ट मतलब वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय सोसाइटी, की वेल्थ बराबरी बटे, इक्वालिटी ना हो, सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ कम हो जाए, गवर्नमेंट रेगुलेट करे लैंड ओनरशिप इंडस्ट्री टू रिड्यूस सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़। सेक्युलर आपको पता है रिलीजन्स की बात करता है, सिटीजन हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन बट देर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन, गवर्नमेंट ट्रीट्स ऑल रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस विद इक्वल रिस्पेक्ट। ठीक है, डेमोक्रेटिक में क्या, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, इलेक्ट देयर रूलर्स एंड होल्ड देम अकाउंटेबल, सो द गवर्नमेंट इज रन अकॉर्डिंग टू सम बेसिक रूल्स। डेमोक्रेटिक आपको पता है। रिपब्लिक क्या है, हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड पर्सन है, कोई हेरिडेटरी पोजीशन नहीं दी जाएगी। जस्टिस में यही, सिटीजन्स कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ caste, religion, gender, social inequalities that have to be reduced. Government should work for all the welfare of the people, especially for the disadvantaged group. लिबर्टी में यही है, कोई भी अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए लोगों के सिटीजन्स के ऊपर, किस तरीके से वो सोच रहे हैं, कैसा वो चाहते हैं, कैसा वो उनके थॉट्स हैं, उन सब पे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए, जैसा वो करना चाहें वो कर सकते हैं। इक्वालिटी में यही है, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, हर कोई कानून के सामने बराबर है। द ट्रेडिशनल सोशल इनइक्वालिटीज़ हैव टू बी एंडेड, द गवर्नमेंट शुड इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। फ्रेटर्निटी में यही है, ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज इफ वी आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, इस तरीके से बनाना रहना चाहिए जैसे कि हम लोग सब सेम परिवार से, ब्रदरहुड वाली चीज़ें मेंटेन करनी चाहिए, यूनिटी, किसी को भी किसी इंसान को इन्फीरियर ट्रीट नहीं करना चाहिए।
जो सोशलिस्ट और सेक्युलर टर्म है वो हमारे प्रीएम्बल्स में ऐड हुई थी 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हमारा आया था 1976 में, उसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट आया था सोशलिस्ट और सेक्युलर। सोशलिस्ट आपको पता है इनकम और आपका इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और आपका सोशल इनइक्वालिटी कम करने के लिए आया था जो इमरजेंसी के बाद, और सेक्युलर भी आया था रिलीजन्स को लेके। मैंने आई थिंक एक चीज़ एक्स्ट्रा बोल दी थी सेकेंड वाला पॉइंट सोवर्नियन बोल दिया था आई थिंक कि वो भी अमेंडमेंट के बाद आया था, पर अमेंडमेंट के बाद नहीं, वो भी शुरू से ही था। ठीक है, मेन जो आया था वो आया था सोशलिस्ट और सेक्युलर। ठीक है, थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये चीज़ थी। इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं हम, इसमें सारी चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद हम कुछ एडिशनल क्वेश्चंस का टारगेट लिया था वो हम करेंगे, एंड साथ में एक चीज़ जो अभी मैंने नहीं कराई है वो मैं प्रो लीप में कराऊंगी, जिसमें मैंने बुक में आपके दे रखे थे ना किस किस लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, साइड में फ़ोटोज़ दे रखी थी अगर आपने देखा हो चैप्टर में, साइड में दोनों साइड, वो हम करेंगे उसमें। किस में करेंगे? प्रो लीप में करेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू, गुड नाइट, टेक केयर।